नमस्कार, मैं प्रेम शंकर आपका स्वागत करता हूं। प्रेम शंकर मैथ्स 2.0 पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के जीव विज्ञान और आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं श्वसन में जंतुओं में श्वसन। तो निम्न श्रेणी के जंतुओं जैसे एक कोशिकीय जीव अमीबा पैरामीशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली के विसरण के द्वारा होता है। निम्न श्रेणी के जो जंतुएं होते हैं जैसे एक कोशिकीय जीव में आता है अमीबा आता है पैरामीशियम आता है में जो श्वसन होता है गैसों का आदान प्रदान होता है यानी कि ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलना, ये जो होता है वो कोशिका झिल्ली से विसरण के द्वारा होता है। कोशिका झिल्ली क्या होता है? तो कोशिका की सबसे बाहरी परत को कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका जो होता है वो दोहरी झिल्ली से घिरी होती है जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जंतुओं जैसे हाइड्रा में श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह से विसरण के द्वारा होते हैं। जो निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जंतु हैं, बहुकोशिकीय एक कोशिकीय नहीं है, बहुकोशिका बहुत सारी कोशिकाओं का बना हुआ है लेकिन वो निम्न श्रेणी के हैं, उसमें सारे अंग डेवलप नहीं होते हैं। तो बहुकोशिकीय जंतुओं में जैसे हाइड्रा में हम बात कर ले तो श्वसन जो होता है गैसों का आदान प्रदान होता है वो शरीर की सतह से होता है, ना कि कोशिका से होता है, कोशिका झिल्ली से होता है। यानी कि उसका शरीर बना है कोशिका और बहुत सारी कोशिकाएं हैं तो उसका शरीर प्रॉपर बन चुका है और शरीर की सतह से ही विसरण के माध्यम से उसमें श्वसन होता है। उच्च श्रेणी के जंतुओं जैसे पक्षी मैमिलिया को अपने जीवन संबंधी कार्यकलापों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उच्च श्रेणी के जो भी जंतु हैं उनमें जैसे पक्षी हो गया, मैमिलिया हो गया, अपने दैनिक जीवन संबंधी जो कार्यकलाप है, मान ली भोजन के तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, उसमें एनर्जी खर्च होता है, ऊर्जा खर्च होता है, तो अधिक ऊर्जा चाहिए, इसके लिए उसको अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी और अधिक ऑक्सीजन के लिए प्रॉपर श्वसन अंग पाए जाते हैं। ज्यादा ऊर्जा के उत्पादन के लिए इन्हें अधिक ऑक्सीजन की जरूरत होती है जिसके लिए उनके शरीर में विशिष्ट प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं। एक कोशिकीय जीव में गैसीय विनिमय के लिए अंगों की व्यवस्थाएं नहीं होती है। जो एक कोशिकीय जीव है उनमें सिर्फ और सिर्फ कोशिका झिल्ली से होता है, उनमें एक ही कोशिका का बना हुआ है, कोई विशेष अंग तो होता नहीं है क्योंकि इनमें गैसों का आदान प्रदान विसरण के द्वारा होता है। प्रायः सभी श्रेणी के जंतुओं में श्वसनांगों, दुनिया में जितना भी जीव है सभी श्रेणी, एक कोशिकीय हो, बहुकोशिकीय हो, निम्न श्रेणी का हो, उच्च कोटि का हो, इससे मतलब नहीं है। जंतुओं में जो श्वसन अंग है उसका और रक्त, जिनमें रक्त पाया जाता है, श्वसन अंग और रक्त के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय एक ही मौलिक सिद्धांत के आधार पर होता है। ये विसरण जो होता है एक ही सिद्धांत होता है, एक ही सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और वह मौलिक सिद्धांत क्या है? तो विसरण है। ये विसरण की डिफिनेशन भी आप दे सकते हैं यहाँ से। तो होता क्या है कि जैसे आदमी की बात करें तो आदमी के शरीर का फेफड़ा है और फेफड़ा में जो है वायु कोशिकाएं होती है और वायु कोशिकाओं से जब रक्त में जाता है, ऑक्सीजन जाता है, तो वह विसरण के माध्यम से ही जाता है और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड विसरण के माध्यम से वायु कोशिकाओं में आता है, वायु कोशिकाओं से फेफड़े में, फेफड़े से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से फिर वापस आदमी इसको बाहर नाक से निकाल देता है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है आपका, ये है अमीबा और ये है हाइड्रा। तो अमीबा में ये जो साइड में निकला होता है इसको बोलते हैं कुटपाद बोलते हैं। ये कुटपाद है, ये वाला जो बाहर से पार्ट निकला हुआ, ये पार्ट निकला होता है कुटपाद बोलेंगे इसमें। तो सीधा क्या होगा कि इसमें ऑक्सीजन टच करेगा, यहाँ पर O2 आएगा, यहाँ से O2 इसके अंदर शरीर के अंदर चला जाएगा और जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड सीधा यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इसमें जो है O2 और ये हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड सीधा इसमें बाहर निकल जाएगा। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिर्फ एक कोशिका का बना होता है, सीधा कोशिका झिल्ली से अंदर आया और फिर कोशिका झिल्ली से सीधा बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार से हाइड्रा में भी यही होता है। जंतुओं में सामान्यतः 3 प्रकार के श्वसन अंग होते हैं। दुनिया में जितने भी जंतु हैं उसमें 3 प्रकार के श्वसन अंग होते हैं। पहला नंबर पे आता है श्वास नली या ट्रैकिया, दूसरा नंबर पे गिल्स और तीसरा नंबर पे फेफड़े। श्वास नली या ट्रैकिया क्या है? तो ट्रैकिया शरीर के भीतर स्थित अत्यंत शाखित हवा भरी नलिकाएं हैं। ट्रैकिया क्या होता है? शरीर के अंदर अत्यंत शाखित मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बटा होता है और हवा भरी नलिकाएं, उसमें हवा भरी हुई नलिका होती है जो एक ओर सीधे ऊतकों के संपर्क में होती है। ये शरीर के अंदर सीधा टिश्यू यानी ऊतक के संपर्क में होती है और दूसरी तरफ शरीर की सतह पर श्वास रंध्र, श्वास रंध्र का मतलब गया श्वास छिद्र, जिससे श्वास वो ले सकता है और छोड़ सकता है, श्वास रंध्र नामक छिद्रों के द्वारा खुलती है। ट्रैकिया द्वारा श्वसन कीटों जैसे टिड्डा तिलचट्टा में होता है। जो श्वसन होता है ट्रैकिया द्वारा वो किस में होता है? टिड्डा में होता है और तिलचट्टा में होता है।
कीटों में ट्रैकिया द्वारा श्वसन गैसों का आदान प्रदान रक्त के माध्यम से नहीं होता है। जो ये टिड्डा है, ये इसमें जो है, ये टिड्डा है और ये तिलचट्टा है, इसमें जो श्वसन गैस जो होगा, गैसों का आदान प्रदान होगा, वो रक्त के माध्यम से नहीं होगा, क्योंकि इनमें रक्त पाया ही नहीं जाता है। कीटों के रक्त में हेमोग्लोबिन या उसके जैसा कोई वर्णक नहीं पाया जाता है। देखिए, आदमी के शरीर का अगर हम मान लीजिए कहीं कटता है तो उसमें से लाल रक्त फेंकता है, या जानवर भी है उसमें, लेकिन कीट को आप कभी भी मारिएगा तो इसमें से आपको लाल रंग नहीं फेंकता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा उसका रक्त का रंग लाल नहीं होगा। तो ये आपका तिलचट्टा है, ये वाला पार्ट, ये तिलचट्टा है और ये है टिड्डा है। अब टिड्डा के आगे वाला जो भाग है, यहाँ से सांस नहीं लेता है, यहाँ पर हवा भरी नलिकाएं हैं, ये इस तरह से शाखित नलिकाएं हैं, और इन नलिकाओं में यहाँ पर श्वास रंध्र, दो श्वास रंध्र का छिद्र होता है। तो इन श्वास जो ये हवा भरी नलिका है, इसको बोलते हैं हम ट्रैकिया। यही ट्रैकिया है इसका। और ट्रैकिया क्या होता है कि शरीर के अंदर जो होता है वह उत्तक से संपर्कित होता है, और जो शरीर के जो बाहर है यह श्वास रंध्र नामक छिद्र के द्वारा होता है। अब हवा जो है इसके माध्यम से अंदर जाएगा, ट्रैकिया में जाएगा, और ट्रैकिया से चला जाएगा शरीर की उत्तक में चला जाएगा। उत्तक में जाने के बाद जो भी खाना पीना खाया होगा, ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज को तोड़ेगा और वो ऊर्जा बनाएगा, और ऊर्जा बनाने के बाद जब जो ऑक्सीजन गया था वो रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर ये इस वायु भरी जो हवा भरी नलिकाएं हैं, जिसको हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं, इसमें जो है वापस आएगा, और ट्रैकिया से फिर श्वास रंध्र के माध्यम से शरीर से बाहर चला जाएगा। ये टिड्डा है। टिड्डा में भी सेम इसी प्रकार का फंक्शन कार्य करता है। लेकिन अगर आप टिड्डा के सिर को काट देते हैं या इसके सिर को काट देते हैं तो यह मर नहीं जाएगा। इसलिए नहीं मरेगा क्योंकि इसका जो श्वसन, सांस लेने का जो प्रोसेस है वो आगे से है ही नहीं, वो बीच से लेता है, यहाँ से सांस लेता है। इसमें भी सांस लेने का जो फंक्शन है यहाँ से है। इसको सिर को यहाँ से अगर आप काट देते हैं इसको, तो ये नहीं मरेगा नहीं, ये 30 दिनों तक लगभग जीवित रहता है। यह 30 दिनों तक जीने का इसका रीजन क्या है कि ये सांस तो अभी भी ले रहा है, लेकिन यह भूख से यानी भोजन के बगैर मर जाएगा, क्योंकि इसके शरीर में ऊर्जा उत्पादन होगा ही नहीं जो कोशिकाओं को जीवित रख सके या चला सके। तो 30 दिनों तक यह जीवित रहता है। किसके कारण से रहता है? तो ये जो है 30 दिनों तक श्वास ले रहा है, लेकिन इसको भोजन की आपूर्ति यानी ऊर्जा की आपूर्ति इसको नहीं हो पा रही है। ये देखिए, ये गिल्स होता है और ये गिल्स है, ये गिल्स है, और ये आदमी के जो है फेफड़ा का जो है, तो इसको हम आगे देखेंगे। तिलचट्टे या अन्य कीटों में रक्त ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं करता है। तिलचट्टा जो होता है या अन्य कीट है जैसे टिड्डा हो गया, इनमें रक्त ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि इनमें विसरित ऑक्सीजन सीधे उत्तक द्रव्यों में पहुंचती है। सीधा वायु कोशिका जो इनमें श्वास रंध्र था, श्वास रंध्र से गया ट्रैकिया में, और ट्रैकिया से सीधा चला गया उत्तक में, और उत्तक में कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगा फिर से आ जाएगा ट्रैकिया में, और ट्रैकिया से श्वास रंध्र के छिद्र के द्वारा ये बाहर आ जाएगा। तो इनमें रक्त के माध्यम से नहीं होता है। हेमोलिम्फ किसे कहते हैं? तिलचट्टे के रक्त रंगहीन तरल पदार्थ होता है। देखिए, जो तिलचट्टा होता है उसमें रक्त आदि जनरली बोलता है कि रक्त नहीं होता है, क्योंकि रक्त का मतलब हम लोग लाल समझते हैं। तो रक्त लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण से, न कि उसमें रक्त नहीं होता है। रक्त जो होता है रंगहीन होता है, यानी कि उसमें कोई रंग नहीं पाया जाता है, तरल पदार्थ होता है, जिसे हीमोलिम्फ कहते हैं। हीमोलिम्फ क्या है? तो तिलचट्टा या जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं उनमें रक्त होता है, लेकिन वो होता है रंगहीन, उसमें कोई रंग नहीं पाया जाता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं हीमोलिम्फ कहते हैं। गिल्स क्या है? तो गिल्स यह विशेष प्रकार का श्वसन अंग है जो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। जो यह गिल्स क्या है? एक विशेष प्रकार का श्वसन अंग है जो जल में घुलित ऑक्सीजन, जल का ऑक्सीजन और जल में घुलित ऑक्सीजन में फर्क है। बहुत लोग सोचते हैं कि जल में ऑक्सीजन यानी कि H2O बना हुआ है, ये H2 + O2 से तो बना ही है, तो आदमी सोचता है कि इसी ऑक्सीजन को खींच लेता है। ऐसा नहीं है। जल में हवा जो होता है घुल जाता है विसरण के माध्यम से। जैसे मान लीजिए कि नदी है, ऊपर से हवा बह रहा है, तो हवा का ऑक्सीजन जो होता है नदी के जल में प्रवेश कर जाता है, या कोई भी जल रखा हुआ है उस जल में अंदर तक प्रवेश कर जाता है, वो भी विसरण के माध्यम से प्रवेश करता है। तो इसको बोलते हैं जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। श्वसन के लिए गिल्स का होना मछलियों का विशेष लक्षण है। जो श्वसन होता है, श्वसन के लिए जो मछली है उसमें गिल्स का होना बहुत जरूरी है। अगर गिल्स नहीं होगा तो मछली श्वसन नहीं करेगा, यानी कि उसको जल के अंदर जो है वह श्वसन नहीं कर पाएगा। जैसे ब्लू व्हेल,
उसमें गिल्स नहीं पाए जाते हैं, वो नाक से सांस लेता है, वो मैमेलिया है, उसको समुद्र के सतह के ऊपर आना पड़ता है और सांस ऊपर आकर के लेता है नाक से और फिर चला जाता है पानी के अंदर चला जाता है। प्रत्येक मछली में गिल्स 2 समूहों में पाए जाते हैं। गिल्स के प्रत्येक समूह सिर के पार्श्व भाग में आंख के ठीक पीछे स्थित होते हैं। देखिए प्रत्येक जो मछली एक मछली है उसमें गिल्स 2 समूह में पाया जाता है। एक जो होता है इस साइड पाया जाएगा और एक इस साइड पाया जाएगा, दोनों साइड में पाया जाता है। और सिर के पार्श्व भाग में, सिर का जो एकदम जस्ट जो आंख है उसके जस्ट पीछे रहता है, सिर के पार्श्व भाग में आंख के ठीक पीछे स्थित होता है। प्रत्येक समूह में कई गिल्स आगे से पीछे की ओर श्रृंखलाबद्ध तरीके से व्यवस्थित होते हैं। जो गिल्स होता है एक चट्टा की तरफ होता है, मतलब एकदम पट्टी बाई पट्टी, एक के ऊपर एक समूह में क्या होते हैं, बटे होते हैं। गिल कोष्ठ एक और आहार नाल के ग्रसनी, देखिए जो गिल कोष्ठ है वो एक और जो होता है सीधा आहार नाल, जो मुख से भोजन लेगा तो आहार नाल जो होता है जहां से भोजन जाता है उसको बोलते हैं आहार नाल। ये ग्रसनी फैरिक्स में खुलता है, दूसरी ओर शरीर के बाहर खुलता है। जो गिल्स होता है, जो गिल पट्टिकाएं होती हैं, वो एक और क्या होता है कि अंदर मुख के अंदर जो ग्रसनी है जहां से ग्रास जो भोजन जाता है उससे टच रहता है, और दूसरा है शरीर के बाहर खुलता है वो। प्रत्येक गिल कोष्ठ में कई गिल पट्टिकाएं होती हैं। जो एक गिल कोष्ठ होता है, जो गिल कोष्ठ जो दोनों तरफ होता है, उसमें कई सारी पट्टिकाएं होती हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये मछली है, ये मछली के अंदर ये गिल्स बना होता है। अब यहाँ पर देखिए कि ये मछली का आंख है और आंख के जस्ट पीछे अब देखिए सिर है इसका, और सिर के पार्श्व भाग यानी कि एक साइड इधर और एक साइड इधर, पार्श्व का मतलब होता है ऊपर का हिस्सा छोड़ दीजिए और नीचे का हिस्सा छोड़ दीजिए, दोनों तरफ जो चारों तरफ का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं पार्श्व भाग। तो सिर का पार्श्व यानी कि सिर के इस तरफ का हिस्सा और उस तरफ का हिस्सा में गिल्स पाया जाता है। ये हमारा गिल्स है, ये वाला ये मछली का गिल्स है। आंख के कहाँ है, जस्ट पीछे है। अब आप इस गिल्स को ध्यान से देखिएगा कि कई भागों में बटाता है। जैसे गिल्स को यहाँ पे कोई आदमी जो है मछली को खोल रहा है, देखिए एक गिल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला गिल्स, इसके नीचे एक और परत दिखाई दे रहा है, इसके नीचे एक और परत है। या आप यहाँ देख सकते हैं कि इसको निकाला गया है जब गिल्स को, तो एक परत इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, एक परत यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, और एक परत यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। यानी कि इसमें आप 3-4 प्रकार का भी मछली आप दुकान पे आप गए होंगे, देखे होंगे कि मछली जो गिल्स जो निकालता है, जिसको केसी बोलता है यहाँ पर लोग, तो उसमें भी देखिएगा 3-4 पटलिकाएं पाई जाती हैं, तो इनको बोलते हैं पटलिकाएं। और ये जो होता है एक पूरे समूह में होता है जिसको बोलते हैं गिल कोष्ठ। और जो मुख से यहाँ से भोजन करता है, तो ये जो भोजन अंदर में जो जाता है, तो ये जो गिल्स होता है ये अंदर में दोनों तरफ से टच होता है। जैसे मुंह के अंदर भोजन गया तो अब इधर गाल जो है, मान लीजिए इधर जो इस साइड में इसका गिल्स होगा तो ये भी टच किया हुआ है, उस साइड में भी जो है वो टच है, और आहार नाल से जो भी भोजन जाएगा वो चला जाएगा भोजन। लेकिन जो मछली के मुंह में जो पानी गया है और इस पानी में जो ऑक्सीजन घुला हुआ है, वो ऑक्सीजन इसमें टच करेगा, ये गिल कोष्ठ में टच करेगा। देखिए गिल कोष्ठ चूंकि लाल रंग का होता है, देख रहे हैं यहाँ पर लाल रंग का दिखाई दे रहा है आपको, लाल रंग का होता है। तो इन लाल रंग में रक्त केशिकाएं हैं यहाँ पर, और इसमें टच जैसा ही करेगा वो ऑक्सीजन, तो वो चला जाएगा शरीर के भीतर, चले जाएगा ऊतक के माध्यम से, और शरीर का बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा इसके माध्यम से आएगा, और फिर जल के जो बची हुई मात्रा है वो जल के साथ फिर शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो जब तक मछली चलते रहेगा वह तब तक श्वसन करते रहेगा। मछली आगे में चल रहा है या पीछे में भी चल रहा है तो वो श्वसन कर रहा है, क्योंकि जब तक उसके मुंह में पानी घुसता रहेगा, जब तक उसके मुंह में पानी जा रहा है तब तक वो श्वसन करता रहेगा। यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये है आपका, ये अमीबा है। अमीबा में O2 ऑक्सीजन कहीं से जाएगा, कहीं से भी निकल सकता है, ये नहीं कि यहीं से निकल सकता है, ऑक्सीजन यहाँ से भी ले सकता है और यहाँ से भी आउट कार्बन डाइऑक्साइड कर सकता है। ये क्या है कि एक माध्यम है ऑक्सीजन को, ये कोशिका, ये इसका कोशिका झिल्ली है, और जो साइड में निकला हुआ इसको बोलते हैं हम कुटपाद बोलते हैं। ऑक्सीजन शरीर की सतह से लेगा और शरीर की सतह से ही बाहर, कोशिका झिल्ली की सतह से ही बाहर कर देगा। तो कोशिका झिल्ली के माध्यम से अमीबा में होता है। ये पैरामीशियम है, इसमें स्पेशल अंग होता है ऑक्सीजन लेने के लिए इधर और निकालने के लिए इधर से ऑक्सीजन निकालता है, ये पैरामीशियम होता है। इसमें खाने का कोई अंग नहीं होता है, कहीं से भी भोजन को ग्रहण कर सकता है, कहीं से भोजन को, अपचा भोजन को निकाल सकता है। लेकिन इसमें जो होता है पैरामीशियम में खाने का विशेष अंग होता है, ये होता है इसका मुख होता है, ये जो होता है सिलिया होता है, ये भोजन को चलाते हुए इधर आता है, इसके अंदर चला जाता है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर लेने का इसमें अंग होता है और इसमें निकालने का भी एक विशेष अंग होता है। ये आपका है कीट है।
जिसमें यह यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होता है ये हवा भरी नलिकाएं हैं, जिसमें क्या होता है कि श्वास रंध्र, यहाँ पर 2 छिद्र होता है, यहाँ पर श्वास रंध्र है। श्वास रंध्र के माध्यम से हवा ऑक्सीजन इसमें जाती है और ये हवा जो होता है सीधा ये कोशिका जो ट्रैकिया है ये उत्तक के संपर्क में होता है, सीधा उत्तक से चला गया शरीर में चला जाएगा और शरीर से जो बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है वो सीधा कोशिकाओं से फिर आ जाएगा उत्तक में और उत्तक से फिर जो उत्तक द्रव है, उत्तक द्रव होता है, उत्तक द्रव में आ जाएगा, उत्तक द्रव से आ जाएगा फिर ट्रैकिया में जाएगा और ट्रैकिया से फिर श्वास रंध्र के द्वारा ये बाहर कर देगा। ये इसके आप सिर को काट दीजिएगा तब भी यह 30 दिनों तक लगभग जिंदा रहता है। ये भूख के कारण से मरता है, ना कि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में मरता है। ये मछली है, ये मछली का गिल्स हो गया, इधर यहाँ से पानी लेता है तो मछली जो होता है यहाँ से अगर पानी लेगा, यहाँ से ये गिल्स होता है, ये वाला पार्ट जो है गिल्स है और ये इसका आंख है, आंख के जस्ट पीछे होता है गिल्स। अब गिल कोष्ठ किसे कहते हैं? प्रत्येक गिल एक चपटी थैली में स्थित होता है। जो प्रत्येक गिल दोनों तरफ जो गिल होता है वह एक चपटी थैली में स्थित होता है जिसे गिल कोष्ठ कहते हैं। उसमें बहुत सारी पटलिकाएं पाई जाती है, परत पाई जाती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक पाई जाती हैं। मछलियों में श्वसन कैसे होता है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मछलियों में जल की धारा मुख से आहार नाल के फैरिक्स में पहुंचता है, जहां जल की धारा में स्थित भोजन तो फैरिक्स से ग्रास में चला जाता है। देखिए जब तक मछली जीवित है तब तक मुंह खोल कर उछलते रहता है पानी के अंदर। पानी के अंदर जब जाएगा तो भोजन और पानी दोनों ही उसके अंदर जाएंगे, लेकिन जो उसका ग्रसनी है, जहां मुख है, मुख से आगे जाने पर उसमें ग्रसनी होगा, तो ग्रसनी में क्या होगा कि ग्रसनी में सिर्फ भोजन चला जाएगा। जो भोजन है वो कहां चला जाएगा? सिर्फ ग्रसनी में चला जाएगा। और जो जल में घुलित ऑक्सीजन है वो इस गिल्स के माध्यम से उसको बाहर निकल जाएगा। पानी नहीं जाएगा उसके शरीर के अंदर, सिर्फ वो भोजन को छाट करके अंदर ले लेता है और जो पानी है वो दोनों तरफ गलफड़ा करेगा, गिल्स से दोनों तरफ क्या होगा? निकलता जाएगा और जैसे ही उस गिल्स में टच करेगा तो वहीं पर ऑक्सीजन जो होता है शरीर के भीतर चला जाएगा और शरीर में बना हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह वही रक्त केशिकाओं के माध्यम से, वही गिल्स पटलिकाओं के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाएगा जल में घुल करके। परंतु जल गिल कोष्ठों में तथा फिर शरीर से बाहर निकल जाता है। करके मछलियों में जब जल की धारा मुख से आहार नाल के फैरिक्स में जाती है, आहार नाल के फैरिक्स में गया, यहाँ जल की धारा में स्थित भोजन तो फैरिक्स से ग्रास नली में चला जाता है। जो भोजन है वह आहार जो फैरिक्स है उससे चला जाता है कहाँ पर? ग्रास नली में चला जाता है। जो भोजन की जो नली है, ग्रास नली भोजन की नली को कहते हैं, उसमें चला जाता है, उससे अमाशय में फिर चला जाएगा। परंतु जल जो होता है वह गिल कोष्ठों में तथा फिर शरीर से बाहर चला जाता है। जो जल होता है वो नहीं जाता है उसके अंदर, वो है शरीर से बाहर निकल जाता है गिल पटलिकाओं के माध्यम से। इस प्रकार गिल्स लगातार जल के संपर्क में रहते हैं, जिससे जल में घुलित ऑक्सीजन गिल्स की रक्त वाहिनियों में स्थित रक्त में चला जाता है। जो जल में घुलित ऑक्सीजन है, जो जल में घुला हुआ ऑक्सीजन है, वो क्या होता है कि गिल्स की रक्त वाहिनियों में चला जाता है, रक्त केशिकाओं में चला जाता है और रक्त केशिकाओं से रक्त में चला जाता है तथा रक्त का कार्बन डाइऑक्साइड जल में चला जाता है। इस प्रकार श्वसन गैसों का आदान प्रदान और जल के बीच विसरण के द्वारा होता रहता है। जो जल में जो इसका जो रक्त और जल के बीच में जो है वो किसके द्वारा हो रहा है? विसरण के माध्यम से हो रहा है। आप देखते होंगे कोई मछली मारने वाले जो गांव देहात में जो लोग मछली मारते हैं तो एक मेड़ बनाते हैं और मेड़ बनाने के बाद क्या करते हैं कि पहले पैर से उसको एकदम पूरा पानी को मथते हैं, ताकि मथने से क्या होता है, आज बोलता लोग है गाँव में बोलता है लोग कि मछली के आंख में जो है ना मिट्टी घुस गया इसलिए मछली ऊपर आ गया है। ऐसी बातें नहीं है। होता क्या है कि जब पानी शांत है तो उसके अंदर जो है हवा घुस जा रहा है और हवा के घुसने की क्रिया को हम विसरण बोलते हैं और जल में यही घुली हुई हवा को वह उपयोग में लेता है, ना कि जल की ऑक्सीजन को लेता है। जल बना हुआ H2O से, उस H2O में से नहीं लेता है ऑक्सीजन को, वह जल में घुली हुई हवा को ऑक्सीजन के माध्यम ऑक्सीजन को खींच रहा है। अब क्या होता है कि जब आदमी मछली मारने वाला होता है वो मेड़ बांध करके जो बचा हुआ पानी है उस पानी में पूरा क्या करता है कि पैर से उसको मथता है, पानी को हिलकोड़ता है। हिलकोड़ने से क्या होता है कि पानी और मिट्टी दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं। जब पानी के अंदर खाली जगह था तो हवा घुस रहा था और पानी के अंदर जो है मिट्टी मिक्स हो जाता है, जिसके कारण से हवा ऊपर से विसरण के माध्यम से जाएगा ही नहीं। अब पानी में जल की जो पानी जो है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई। जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन मछलियों को अब नहीं मिल रहा है, तो वो मछलियां तड़पती हुई ऊपर आ जाती है, जिसको फिर लोग मार लेते हैं और मार के अपना भोजन बना लेते हैं।
तो बहुत लोग बोलते हैं कि आंख में, मछली के आंख में जो है मिट्टी चल गया था, इसीलिए मछली को आंख में मिट्टी जाने से कोई मतलब ही नहीं बनता है। वो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो वो ऊपर छटपटा के ऊपर आने लगता है। कुछ अकशेरुकी जलीय जंतु, अकशेरुकी का मतलब होता है जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, उनको बोल रहे हैं जलीय जंतु। जैसे झींगा हो गया, सीप में भी जलीय श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। कुछ अकशेरुकी जिसमें हड्डी नहीं पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, जैसे झींगा हो गया, सीप हो गया, इनमें भी जो जलीय श्वसन होता है वो गिल्स के द्वारा ही होता है। इनमें भी गिल्स पाई जाती हैं। जलीय श्वसन से आप क्या समझते हैं? जलीय जीवों द्वारा पानी के साथ साथ श्वसन गैसों का आदान प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। जलीय जीव जो होते हैं वो पानी के साथ साथ श्वसन गैसों का आदान प्रदान भी करते हैं। जिसमें जलीय जीव पानी में घुली ऑक्सीजन से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। आप इस बात को याद कर लीजिए कि जो भी जंतु है, जो भी जानवर, जो भी जलीय जीव हैं, वो जल में ऑक्सीजन घुला हुआ लेते हैं, ना कि जल का जो ऑक्सीजन जो बना है, जल बना है H2O से, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है, उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जल में ऊपर से जो हवा से, जो हवा में जो 21% ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन जो घुला हुआ है उसको ग्रहण करते हैं। अच्छा, ये भी आप बात समझिए, कोई भी जीव केवल ऑक्सीजन नहीं खींचता है। इस वायुमंडल में जो भी गैसें हैं, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, 1% में और भी अन्य गैसें हैं, वो सभी के सभी खींचती हैं। लेकिन जो 78% नाइट्रोजन हम लोग लेते हैं, वो 78% नाइट्रोजन को हम लोग छोड़ भी देते हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हमने कुछ नहीं लिया। जैसे आप एग्जाम्पल तौर पर समझिए कि आपसे कोई 100 रुपया लिया और अगले 100 रुपया दे भी दिया, तो आपसे क्या लिया? कुछ नहीं लिया। लेकिन अगर कोई आदमी आपसे 100 रुपया लिया और बदले में आपको 95 रुपये आपको दे रहा है, इसका मतलब 5 रुपये रख लिया, तो हम बोलेंगे कि 5 रुपये का घोटाला हो गया, 5 रुपये आप रख लिए। उसी तरह से ऑक्सीजन जो होता है वह 21% आदमी लेता है, नाइट्रोजन जो होता है वो 78% लेता है। लेकिन जब छोड़ता है आदमी, उस टाइम पे 78% नाइट्रोजन भी छोड़ देता है, और ऑक्सीजन जो होता है वो मात्र छोड़ता है 15.6% छोड़ता है। तो जो ऑक्सीजन की कमी हो गई वो यहीं से कमी हुई थी। इसीलिए बोला जाता है कि ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, घुली हुई ऑक्सीजन से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य चयापचय अपशिष्ट उत्पादों को पानी में छोड़ते हैं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बड़ा हानिकारक, शरीर में जितना भी शरीर में जो हानिकारक है, सबसे बड़ा हानिकारक जो बन रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको लोग छोड़ते हैं। और शरीर में कोई और भी अन्य हानिकारक पदार्थ बन रहा है, उसको भी जलीय जीव क्या करते हैं? जल में ही छोड़ देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को जलीय श्वसन कहते हैं, यानी कि जल के घुले हुए ऑक्सीजन को ग्रहण करना और शरीर में बना कार्बन डाइऑक्साइड को जल में ही छोड़ देना, इस प्रक्रिया को जलीय श्वसन कहते हैं। अब बात आती है फेफड़ा की। तो उपसंग वर्टिब्रेटा एक संघ है, उपसंघ है जिसका नाम है वर्टिब्रेटा के उच्च वर्गीय जंतुओं में श्वसन के लिए फेफड़ा लंग्स पाया जाता है, जो वायवीय श्वसन के उपयोग में आता है। जो भी इंसान है या धरती पर रहने वाले जीव हैं जो स्थल पर रहते हैं, उनमें जो जंतु हैं खास करके जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, बहुकोशिकीय हैं, उनमें खास करके एक अंग पाया जाता है जिसका नाम है फेफड़ा। और फेफड़े के द्वारा ही उनमें क्या होता है? श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि ऑक्सीजन उनके शरीर में आएगा, फेफड़े के माध्यम से आएगा, और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े के माध्यम से निकाला जाएगा। वर्ग एम्फीबिया, जैसे मेढक। देखिए, एम्फीबिया क्या होता है कि वह जीव जो जल में भी रह ले और स्थल पे भी रह ले, जिसको उभयचर आप कहते हैं, उसको एम्फीबिया कहते हैं। तो जैसे मेढक में फेफड़े के अतिरिक्त त्वचा, मुख, ग्रसनी से भी श्वसन होता है। जो मेढक है वो 3 प्रकार से श्वसन को कर सकता है। पहला नंबर पे आता है कि मेढक में फेफड़ा होता है। तो फेफड़ा से, जब जमीन के ऊपर है तो सांस ले रहा है, फेफड़ा से ले लेगा। त्वचा से कब लेता है और मुख, ग्रसनी यानी गलफड़ा से कब लेता है? जब पानी के अंदर चल जाएगा। आपको पता है कि मेढक जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है, भूमि पर रहता है। जब भूमि पर है तो वह फेफड़ा से सांस लेगा, उसके नाक होते हैं प्रॉपर, नाक से सांस जाएगा फेफड़ा में, और फेफड़ा से चला जाएगा फिर रक्त केशिकाओं में चला जाएगा, रक्त में चला जाएगा, और फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ भी देगा, तो फेफड़ा में जाता है। लेकिन जब वो जल के अंदर चल जाता है तो मुख, ग्रसनी, गलफड़ा, ये गाल के अंदर का जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जो अंदर से आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं गलफड़ा। इससे सांस लेता है मेढक, गलफड़ा सांस लेता है। अब त्वचा से कब सांस लेता है? तो आप देखते हो कि जो सावन भादो में जो मेढक निकलता है,
उस मेढक वो जो पीला पीला होता है वो आता कहाँ से, तो वो जमीन से अंदर चला जाता है। जैसे जैसे मेढक जो होता है ना, वो जमीन के अंदर जैसे जैसे पानी कम होते जाएगा, लेयर कम होते जाएगा, वो पानी की सतह पर धीमे 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 जमीन के अंदर घुसता चला जाता है और वो धीमे धीमे जमीन के अंदर चले जाता है। अब जब भादों का महीना आता है तो वो मेढक धीमे धीमे पानी की सतह आने के ऊपर साथ में वो क्या होता है कि बाहर निकलते आता है। अब वो जब बाहर निकलता है तो सूर्य की धूप लगा नहीं, इसलिए वो पीला पीला होता है। और जब जमीन के अंदर रहेगा, देखिए जमीन पर रहेगा तो फेफड़ा सांस लेगा, नाक से सांस लेगा। जब पानी के भीतर रहेगा तो गलफड़ा सांस लेगा। और जब जमीन के सतह के नीचे चला जाएगा तब त्वचा से सांस ग्रहण करेगा। जैसे हाइड्रा था शरीर की बाहरी सतह से ग्रहण कर रहा था, वैसे ही जमीन के अंदर चला जाएगा तो वो सतह। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि जमीन के सतह के नीचे चला जाएगा, मिट्टी के नीचे चला जाएगा तो वहां तो सांस नहीं लेगा, तो पेड़ पौधा का जड़ कैसे सांस लेता है? मिट्टी के अंदर भी हवा के कण मिश्रित रहते हैं, उन्हीं का उपयोग जो है पेड़ पौधा का जो जड़ करता है, उन्हीं ऑक्सीजनों का उपयोग जो होता है मेढक भी करता है और वह त्वचा के माध्यम से उसको ग्रहण करता है। तो याद रखिएगा कि जो वर्ग एम्फीबिया है जिसमें मेढक आता है, वह फेफड़ा से भी सांस लेता है, त्वचा से भी सांस लेता है और मुख ग्रसनी गलफड़ा से भी सांस लेता है। आप देख सकते हैं कि ये मेढक का चित्र है। मेढक में यहाँ पर माउथ कैविटी है, ये नॉस्ट्रिल है, यहाँ पर नाक होता है इसका, ये नाक से अब सांस लेता है, अंदर फेफड़ा है बना हुआ है और ये माउथ कैविटी जो उसका यहाँ पर गलफड़ा होता है, गलफड़ा सांस लेता है। और ऑक्सीजन जो होता है जब जाता है त्वचा के अंदर, जब शरीर का यहाँ पे इसका जो त्वचा है, इस त्वचा से भी ऑक्सीजन इसके अंदर जा रहा है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है। तो यह 3 प्रकार से श्वसन कर सकता है। पहला नंबर के नाक के माध्यम से जाएगा तो फेफड़ा में जाएगा, दूसरा है कि गलफड़े के माध्यम से भी कर सकता है और तीसरा नंबर पे आता है आपका त्वचा, त्वचा के माध्यम से भी यह कर सकता है। रेप्टिलिया, रेप्टिलिया किसे कहते हैं? जो रेंग करके चलते हैं उसे क्या कहते हैं? रेप्टिलिया। जैसे सांप आ गया, लिजर्ड आ गया, कछुआ आ गया, जो मगरमच्छ है, ये सब रेप्टिलिया में आता है। जैसे सर्प हो गया, लिजर्ड मतलब छिपकली, कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया। और उच्चतम श्रेणी के वर्टिब्रेटा जो मनुष्य जिसमें आता है, जैसे एविज भी, पक्षी भी आता है, जब वर्टिब्रेटा में ये आता है, एविज भी आता है। और मैमेलिया, मैमेलिया जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है उसे मैमेलिया कहते हैं। मनुष्य में श्वसन सिर्फ फेफड़ों से होता है। जो रेप्टिलिया है, जो एविज है, जो मैमेलिया है, इन सबों में सिर्फ और सिर्फ वनली फेफड़ों से होता है। अगर कोई आदमी को पानी में डाल दिया है तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग नहीं कर सकता है, वो मर जाएगा। और जो जो जितने भी जीव ये बताए, रेप्टिलिया हो गया, वर्टिब्रेटा हो गया और एविज हो गया, ये मैमेलिया हो गया, ये सब फेफड़े सांस लेते हैं। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कुछ सांप तो ऐसे होते हैं जो पानी में भी रहते हैं। पानी में रहते हैं बट सांस नहीं लेते हैं। सांस लेने के लिए हमेशा मुंह को ऊपर रखते हैं और वही नाक के माध्यम से वो सांस लेते रहते हैं। कभी भी जो है सांप हो गया या कछुआ हो गया, ये पानी के अंदर जरूर आते हैं, लेकिन सांस लेने के लिए फिर इनको ऊपर आना पड़ता है और सांस ऊपर से ही लेते हैं। उच्च श्रेणी के जंतुओं में ऑक्सीजन उनके श्वसन अंगों जैसे फेफड़ों से रक्त विसरित हो जाता है। जो उच्च श्रेणी के जो जंतु है में ऑक्सीजन उनके श्वसन अंगों जैसे फेफड़े, फेफड़ा में जाएगा। फेफड़ा क्या है? एक टंकी का कार्य करता है। फेफड़ा क्या है? फेफड़ा एक श्वसन अंग है, वो एक टंकी कार्य करता है जो हवा को स्टोर रखता है और वहां से फिर अंदर से रक्त केशिकाओं में जाता है। रक्त केशिकाओं से फिर जो होता है वो फेफड़ा में कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, फिर वहां से बाहर निकल जाए। एक जो फेफड़ा जो होता है वो एक टंकी का कार्य करता है। फेफड़ों से रक्त में विसरित हो जाता है। फेफड़ों की दीवार में पतली रक्त केशिकाएं होती हैं। रक्त केशिका क्या? देखिए केशिका क्या होता है? पतली पतली नस जिसमें खून बहता है उसको हम लोग केशिका कहते हैं। कोशिका और केशिका में फर्क है। जीवन की शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं, लेकिन एक कोशिका नहीं है, एक केशिका है। केशिका का मतलब पतली पतली जो होता है रक्त नलिकाएं जिनमें रक्त बहता है, उसको पतली पतली। आप मान लीजिए कभी आप देखे होंगे कि 2-3 दिन तक आदमी जग जाता है तो उसकी आंख में देखे होंगे हल्का हल्का लाल लाल टाइप पे नस दिखाई देने लगता है, तो वो रक्त केशिकाएं हैं। गाल के अंदर आप देखिएगा रक्त केशिकाएं हैं। हाथ के अंदर आप लाइट यहाँ पे टॉर्च जलाइएगा, देखिएगा इसमें लाल लाल दिखाई देगा, वो सब पतली पतली रक्त नलिकाएं हैं जिसको केशिका कहते हैं हम लोग। फेफड़ों के ऑक्सीजन सीधे विसरित होकर रक्त में चली जाती है और रक्त की कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में आती है। फेफड़े का जो ऑक्सीजन है, जो फेफड़ा में ऑक्सीजन गया है, वो विसरित होकर रक्त में चला जाएगा और रक्त की कार्बन डाइऑक्साइड, जो रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड है, वो वापस फेफड़ों में आ जाता है।
श्वसन तंत्र किसे कहते हैं? तो श्वसन क्रिया एक जटिल तंत्र के द्वारा होता है। जो जंतु है, जो जल पे स्थल पर रहने वाले जीव जंतु हैं, तो उनमें श्वसन क्रिया एक जटिल तंत्र के द्वारा होती है, जिसे श्वसन तंत्र कहते हैं। मानव श्वसन तंत्र किसे कहते हैं? श्वसन क्रिया में सहयोग करने वाले मानव शरीर की नासा गुहा, नासा मतलब नाक और गुहा मतलब उसके अंदर का जगह है, उसको नासा गुहा कहते हैं। नासा गुहा नेसोफेरिक्स, लैरिक्स, ट्रैकिया, ब्रोंक्स, दोनों फेफड़े एवं डायफ्राम आदि अंगों के सम्मिलित स्वरूप को मानव श्वसन तंत्र कहते हैं। यानी कि मानव के श्वास लेने के लिए जो जो अंग कार्य में आते हैं उनको श्वसन तंत्र के अंदर काउंट किया जाता है। सबसे पहला नंबर पर आता है नासा गुहा, नेसोफेरिक्स, लैरिक्स, ट्रैकिया, ब्रोंक्स और दोनों फेफड़े एवं डायफ्राम। अब इनको हम आगे समझेंगे धीमे धीमे। मानव श्वसन तंत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला नंबर पर आता है नासा गुहा, दूसरा आता है नेसोफेरिक्स, लैरिक्स, कंठ या ट्रैकिया, श्वास नली या ब्रोंक्स, फेफड़े, डायफ्राम। अब इनको हम एक एक करके हम धीमे धीमे पढ़ते हैं कि ये आखिर है क्या चीज। तो नाक जो मुख द्वार के ठीक ऊपर होती है। नाक का होता है आदमी का मुंह, मुंह के जस्ट ऊपर क्या होता है? नाक होता है। श्वसन तंत्र का प्राथमिक एवं प्रारंभिक अंग है। श्वसन अंग यानी जहां से हम लोग सांस लेने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, तो सबसे पहला स्थान पे आता है नाक। नाक से ही हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। मुंह से हम लोग सांस लेंगे लेकिन उसमें हमको ताकत नहीं मिलेगी। नाक से ही सांस लेने पे ताकत मिलती है। श्वसन तंत्र का प्राथमिक एवं प्रारंभिक अंग है। इसके दोनों छिद्रों से होकर वातावरण की वायु भीतर प्रवेश करती है। नाक के जो दोनों छिद्र हैं उन्हीं से वातावरण से वायु, ऑक्सीजन युक्त जो वायु है, जिसमें नाइट्रोजन 78%, 21% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के अंदर प्रवेश करती है। तो यहाँ देखिए कि ये नासिका जो है, या इसको बोलते हैं नासा द्वार बोलते हैं, ये मुख गुहा है। और इसके आगे फिर आएगा तो ये ट्रैकिया हो गया, यहाँ पर श्वास नली जिसको बोलते हैं। अब ये ट्रैकिया आगे आकर के दो भागों में विभाजित हो जाती है, दोनों फेफड़ाओं में अलग अलग। तो इसको हम आगे देखेंगे। नासा गुहा किसे कहते हैं? तो नाक के दोनों छिद्र पीछे जाकर एक चौड़े क्षेत्र में खुलते हैं, जिसे नासा गुहा कहते हैं। नाक का जो दोनों छिद्र होता है वो पीछे जाकर के एक चौड़ा क्षेत्र में खुलता है, जिसको हम लोग नासा गुहा कहते हैं। नासा गुहा की आंतरिक भित्ति में श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है। श्लेष्मा या म्यूकस वही बढ़ जाता है, तो सर्दी जब होता है उसमें, उस टाइम पे, सर्दी के टाइम पे बाहर आने लगता है, वह श्लेष्मा या म्यूकस उसको कहते हैं। जिसके कारण वह गीली रहती है। नाक को यह गीला रखने का कार्य करता है, और प्लस में जो धूल गर्दा हम लोग के नाक के अंदर जा रहा है उसको भी यह छानने का कार्य करता है। नासा गुहा में वायुमंडल से पहुंचने वाली वायु में उपस्थित धूल कण या जीवाणु श्लेष्मा से चिपक जाते हैं और अंदर नहीं पहुंच पाते हैं। जो नाक के अंदर जब सर्दी होता है तो जो नेटा निकलने लगता है वो भी एक श्लेष्मा है। वो श्वसन अंग हम लोग शरीर को सुरक्षित रखता है। उसमें क्या क्या करता है? तो धूल कण जो जा रहा है उसको रोकता है, और जीवाणु जो जा रहा है उसी में चिपक जाता है, और चिपकने के बाद उसी में रह जाता है, जो बाद में फिर निकलता है, निकाल दिया जाता है उसको। नासा गुहा से पहले और नासा छिद्रों के आगे की दीवारों पर बाल पाए जाते हैं। जो नासा गुहा है उससे पहले, जो नाक का अंदर का पार्ट है उससे पहले, और नासा छिद्र जो नाक का जो दोनों छिद्र है उसके बीच में जो है आगे की दीवारों पर बाल पाए जाते हैं। छोटे छोटे बाल उस पे होते हैं जो हवा को छानने का कार्य करते हैं। वो हवा को छानते हैं, हवा को फिल्टर करते हैं, ताकि हवा में जो धूल कण है या कुछ गंदगी है वो छन जाए, वहां पर साफ हो जाए। नासिका में दो लगभग गोलाकार बाह्य नासिका छिद्र होते हैं। जो नासिका होता है, जो नाक होता है, इसमें दो गोलाकार बाह्य छिद्र होते हैं, जो भीतर की ओर दो अलग अलग दाया नासिका वेश्म और बाया नासिका वेश्म में खुलते हैं। आपको लगता होगा कि ये नाक जो है दोनों छिद्र है, लेकिन हवा तो जाता ही होगा। दोनों अलग अलग छिद्र हैं। एक को बोलते हैं बाया वेश्म और एक को बोलते हैं दाया नासिका वेश्म बोलते हैं। अब इन दोनों के बीच में एक दीवार होती है, तो दोनों नासिका वेश्म में एक ऊंची लंबवत अस्थि की बनी नासा पट्टिका के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। ये जो दोनों नासिका जो छिद्र होते हैं उनके बीच में एक पट्टी होती है, हड्डी की बनी होती है, वो दोनों नासिका छिद्रों को अलग अलग रखती है। प्रघ्राण या प्रकोष्ठ किसे कहते हैं? नासिका वेश्म का छोटा अग्रभाग। जो नासिका वेश्म है, नाक के अंदर का जो वेश्म का मतलब होता है घर, जो नाक के अंदर का जो घर है, नासिका वेश्म का छोटा अग्रभाग, जो अगला भाग है, जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है, जहां पर बाह्य नासिका छिद्र खुलता है, जैसा नाक से छिद्र है, उसको प्रघ्राण या प्रकोष्ठ कहते हैं।
ये प्रघ्राण है या प्रकोष्ठ कहते हैं। प्रघ्राण या प्रकोष्ठ में सामान्यतः रोम युक्त त्वचा का स्तर होता है। रोम युक्त त्वचा का मतलब वैसे त्वचा जहां पर बाल होते हैं, जैसे आप अपना हाथ देखिएगा तो यहाँ पर आपको बाल दिखाई देंगे, यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर बाल दिखाएंगे, ये रोम युक्त त्वचा है। इस वैसी त्वचा है जहां पर बाल उगते हो। अब ये देखिए, ये जो त्वचा है तो यहाँ पर बाल नहीं उगता है, तो इसको बोलेंगे कि ये रोम युक्त त्वचा नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ का आप त्वचा देख लीजिएगा तो यहाँ पर जो त्वचा है ये रोम युक्त है, इसमें रोआ होता है, इसमें बाल होते हैं। तो जो नाक के अंदर होता है, जो प्रकोष्ठ या प्रघ्राण होता है, इसके अंदर भी बाल होते हैं। तो जो त्वचा होता है वो कैसा होता है, रोम युक्त त्वचा होता है। घ्राण क्षेत्र किसे कहते हैं, प्रकोष्ठ के पीछे नासा वेश्म का छोटा ऊपरी भाग घ्राण क्षेत्र कहलाता है। जो प्रकोष्ठ है, प्रकोष्ठ के पीछे की आप जाते हैं तो नासा वेश्म का छोटा ऊपरी भाग, जहां पर नाक में आपको बाल दिखाई दे रहा है, उसके जस्ट ऊपर आप जाइएगा तो वहां पर बाल नहीं होते हैं, उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं घ्राण क्षेत्र। क्या बोलते हैं हम, घ्राण क्षेत्र बोलते हैं। देखिए, जो नाक के अंदर जो बाल होता है, बाल के जस्ट ऊपर वाले क्षेत्र पे आप जाते हैं उसको बोलते हैं घ्राण क्षेत्र। और इसी घ्राण क्षेत्र के कारण आदमी सूंघ पाता है किसी चीज को। सबसे ज्यादा सूंघने की शक्ति जो होती है वो कुत्ता में होता है, क्योंकि कुत्ता का घ्राण क्षेत्र ज्यादा होता है। हम जो मनुष्य हम लोग हैं, हम मनुष्यों से जितने भी जानवर हैं वो अधिक तेजी से सूंघ सकते हैं और अधिक तेजी से महक को पहचान सकते हैं। मनुष्य में घ्राण क्षेत्र अत्यंत छोटा होता है, जिसके कारण मनुष्यों के सूंघने की क्षमता अन्य स्तनधारियों की अपेक्षा कम होती है। मनुष्य, हम लोग जो आदमी हैं उनमें जो है घ्राण क्षेत्र अत्यंत ही छोटा होता है, जिससे हम लोग सूंघने की जो क्षमता होती है वो बिल्कुल ही क्या होती है, कम होती है। जबकि अन्य जीवों में जो होती है सूंघने की क्षमता बहुत ही ज्यादा होती है। और खास करके जो होता है कुत्ता होता है, उसमें सूंघने की क्षमता ज्यादा होता है। श्वसन क्षेत्र किसे कहते हैं, प्रकोष्ठ के पीछे, यानी जो प्रघ्राण या प्रकोष्ठ जिसमें बाल युक्त त्वचा थे उसके पीछे नासा वेश्म का मध्य तथा निचला भाग श्वसन क्षेत्र कहलाता है। जो बाल वाला जो भाग है वही श्वसन क्षेत्र है। अगर आप इसको चाप दीजिएगा तो सांस आपकी रुक जाएगी, नाक को चाप देने से क्या होता है, सांस रुक जाती है। तो यही श्वसन क्षेत्र है, यानी कहाँ पर, प्रकोष्ठ जो है जिसमें जो आपका बाल युक्त त्वचा है, प्रकोष्ठ के पीछे नासा वेश्म का मध्य भाग और निचला भाग, जो घ्राण क्षेत्र है उसके नीचे का जो पार्ट है उसको बोलते हैं श्वसन क्षेत्र बोलते हैं। कांची क्या है, तो नासिका वेश्म की दीवार टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है, जिसे कांची कहते हैं। जो नासिका वेश्म है, जो नाक के अंदर चेम्बर होता है, जो अंदर की तरफ देखिएगा तो वो अंदर की तरफ घुमावदार प्लेट की तरह ऊपर जाता है, उसको हम बोलते हैं कांची बोलते हैं। नासिका वेश्मों में महीन म्यूकस मेम्ब्रेन का स्तर होता है। महीन म्यूकस वही चीज होता है जो श्लेष्मा अभी बताया, उसको अगर देहाती भाषा में बोलता है तो बोलता है नेटा, जो बोलता है जो सर्दी खांसी के दिन में सर्दी से नाक से निकलता है उसको म्यूकस होता है वो चीज। और म्यूकस जो होता है धूल कण से रक्षा करता है और जीवाणुओं से रक्षा करने के लिए बनाया गया है। लेकिन जब वही सर्दी में बढ़ जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है वहां पर ग्रंथि होती है, वो ज्यादा मात्रा में स्रावित कर लेता है तो वो नाक से बाहर आने लगता है। तो नासिका वेश्म में महीन म्यूकस मेम्ब्रेन का स्तर होता है जो म्यूकस स्रावित करते हैं। श्वसन क्षेत्र में स्थित श्वसन एपिथीलियम के नीचे महीन रक्त केशिकाओं का जाल होता है। जो श्वसन क्षेत्र है उसके अंदर जो कोशिकाएं होती है उस कोशिकाओं को बोलते हैं एपिथीलियम। क्या बोलते हैं, एपिथीलियम। और इसके अंदर केशिकाओं का, केशिका मतलब होता है पतली पतली नलिकाएं जिसमें खून बहती है, तो वो नलिकाओं का नीचे रक्त केशिकाओं का जो है तो महीन जाल फैला होता है। नासिका वेश्म के अंदर की ओर नेसोफेरिक्स या ग्रसनी में कंठ द्वार के समीप खुलता है। जो नासिका वेश्म है, नाक का जो छिद्र है वो कहाँ खुलता है, नेसोफेरिक्स या ग्रसनी, जो कंठ है इसके जस्ट पहले समीप खुलता है। आप अपने जीभ को क्या कीजिए कि ऊपर की ओर सटाइए और सटाते हुए पीछे की ओर आप ले जाइए, कंठ की तरफ ले जाइए, तो देखिएगा आपको पहले जीभ ऊपर सटाना है, जीभ ऊपर सटाइए और उसको खींचते हुए लाइए, आपको एक जगह चिकना चिकना दिखाई देने लगेगा, वही आपका छिद्र है जो नाक से निकल करके मुंह में आया है और फिर वो कंठ के माध्यम से चला जाता है। नेसोफेरिक्स या ग्रसनी किसे कहते हैं, तो नासा गुहा के आगे घुमावदार रास्ते को नेसोफेरिक्स या ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी एक छिद्र के द्वारा श्वास नली में खुलती है। जो ग्रसनी होती है, हम लोग पढ़े थे पाचन तंत्र में कि ग्रसनी आगे जाकर के दो भागों में बढ़ जाती है, एक का नाम था कंठ द्वार और दूसरे का नाम था निगल द्वार। कंठ द्वार से श्वास जाती है और निगल द्वार से भोजन जाता है। और निगल द्वार के आगे वाली जो पाइप होती है, फूड पाइप, उसको बोलते हैं हम लोग ग्रास नली। ग्रास नली में भोजन का पाचन का कोई कार्य नहीं होता है, वो एक नली था जो भोजन को आमाशय में ले जा रहा था। ये हम लोग चैप्टर नंबर 1 पे पढ़े थे।
ग्रसनी एक छिद्र के द्वारा श्वास नली में खुलती है जिसे ग्लॉटिस कहते हैं। अब इसी ग्लॉटिस के पास में एपिग्लॉटिस था, आपको याद होगा। एपिग्लॉटिस क्या था? एक पट्टी जैसी रचना थी जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती थी, तो वो आगे भी आएगा। ग्लॉटिस एक उपास्थि युक्त कपाट के द्वारा ढका रहता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। जो पॉइंट जो बना हुआ है उसको बोलते हैं ग्लॉटिस, और वही आगे की ओर बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या होता है? तो एपिग्लॉटिस श्वास नली में भोजन के कणों को जाने से क्या करता है? रोकता है। एपिग्लॉटिस नहीं होता तो भोजन कहां चला जाता? श्वास नली में, और आदमी की मृत्यु हो जाती। तो एपिग्लॉटिस जो है वो भोजन को श्वास नली में जाने से क्या करता है? रोकता है। और भोजन कहा जाता है? कंठ जो द्वार है उसके, निगल द्वार है उसके माध्यम से ग्रास में चला जाता है। ग्रसनी कंठ द्वार के ठीक नीचे एक छोटी रचना स्वर यंत्र या लैरिक्स में खुलती है। जो गला होता है, इस गला के ठीक नीचे यहाँ पर एक भोपू होता है। आप आइसक्रीम बेचने वाला एक देखे होंगे जिस पर काले रंग का एक रहता है, बैलून टाइप का रहता है, उसको दबाने पर पो पो का आवाज आता है। तो उसी तरह का भोपू एक गले के अंदर होता है जिसको हम लोग लैरिक्स बोलते हैं, स्वर यंत्र बोलते हैं। और उसी जब वो पचकता है तो उसमें से हवा निकलता है, उसकी बनावट अलग होती है। लैरिक्स या स्वर यंत्र क्या है? लैरिक्स या स्वर यंत्र नली के आकार का होता है और इसकी लंबाई लगभग 5 सेंटीमीटर या 2 इंच होती है, जो उपास्थि मांसपेशियों एवं कोमल ऊतकों से बना होता है। लैरिक्स क्या है? एक स्वर यंत्र है जिसको वोकल कॉर्ड कहते हैं, जिससे हम लोग आवाज निकाल रहे हैं, वही स्वर यंत्र होता है। ये किसका बना होता है? तो ये लगभग जो होता है 5 सेंटीमीटर 2 इंच का बना होता है। और ये किसका बना होता है? तो उपास्थि। उपास्थि क्या होता है कि हड्डी जैसा, हड्डी से मुलायम होता है। जैसे आप कान को देखिए, कान को ऐसे मोड़ देते हैं तो कहाँ टूटता है? टूटता नहीं है। तो ये उपास्थि का बना होता है, हड्डी से कमजोर लचीली हड्डी से बना होता है। और मांसपेशियों का बना होता है कोमल उत्तक। उत्तक में भी कैसा उत्तक? कोमल उत्तक से मिलकर बना होता है। स्वर यंत्र के अंदर स्वर रज्जु यानी वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जैसे आप स्प्रिंग का तार देखे उस टाइप के उसमें अंदर बना होता है। कंपन हमारी आवाज की ध्वनि बनाता है। जो उस वोकल जो यंत्र है, जो स्वर यंत्र है, उसके अंदर जो कॉर्ड्स बने होते हैं वो वाइब्रेशन करते हैं, वो हिलते हैं, तो हम लोग आवाज होता है। और वो आवाज निकल के जब कंठ में आती है, यहाँ पर मुंह में आती है, जिसमें मुर्धा होता है, तालू होता है, दांत होता है और जीभ होता है, ये सब उसको मिला करके आपस में आवाज का निर्माण करते हैं, वो आवाज बदल देते हैं उसको। जब हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं तो आपके वोकल कॉर्ड खुल जाते हैं ताकि हवा आसानी से बह सके। हम लोग सांस लेते हैं तब भी वोकल कॉर्ड खुलता है, और जब सांस छोड़ते हैं तब भी वोकल कॉर्ड खुलता है। उस तरह का ही डिजाइन होता है। कंठ से आगे का भाग श्वास नली कहलाता है। जो कंठ हो गया, इस कंठ द्वार के जो नीचे का जो भाग हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे श्वास नली बोलेंगे। कंठ जो द्वार है उसके नीचे का जो भाग हो जाएगा उसको हम बोलेंगे श्वास नली बोलेंगे। और कंठ से जो है उसके वहीं पर होता है स्वर यंत्र, लैरिक्स होता है। श्वास नली या ट्रैकिया किसे कहते हैं? तो श्वास नली या ट्रैकिया करीब 11 सेंटीमीटर लंबी नलिका है जिसका व्यास लगभग 16 mm होता है। जो श्वास नली जो होता है, जो गला में जो श्वास यहाँ पर जो होता है, नली जो बना हुआ है, कंठ से आगे गया तो श्वास नली बनेगा। ये श्वास नली होता है वो 11 सेंटीमीटर लंबी होती है जिसका व्यास कितना होता है? 16 mm का होता है। श्वास नली या ट्रैकिया की पतली दीवार को मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत सारे उपास्थि के बने अपूर्ण वलय क्रम से इसकी पूरी लंबाई में सजे होते हैं। ये वलय ट्रैकिया से हवा को बाहर निकलते समय उसे पिचकने से रोकते हैं। देखिए, श्वास नली जो ट्रैकिया होता है किसका बना होता है? तो ये उपास्थि का बना होता है। ये भी प्योर हड्डी का नहीं बना होता है, मुलायम हड्डी का बना होता है। और इसमें पूर्ण वलय नहीं होते हैं, ये अपूर्ण होता है, मतलब पूरा पूरा एकदम ज्वाइंट नहीं होता है, बीच से हल्का सा गैप होता है इनमें। और एक के ऊपर एक क्रम में क्या होते हैं? लंबाई में सजे होते हैं। ये वलय जो होता है इस तरह से वलय बनाया गया ताकि हवा नाक से जो है लेते समय या छोड़ते समय वो पिचक के सट न जाए, ताकि अगर मान लीजिए पिचक के सट जाएगा तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी, हवा जाएगा ही नहीं। इसीलिए क्या किया गया है कि उसको जो है उपास्थि बना दिया गया है ताकि हवा लेते समय और छोड़ते समय वो पिचक के सट न जाए। श्वास नली या ट्रैकिया नीचे की ओर वक्ष गुहा में पहुंचती है। देखिए, वक्ष का मतलब होता है छाती और गुहा का मतलब होता है घर। छाती के अंदर की जो गुहा है उसको बोलते हैं वक्ष गुहा। मुख के अंदर की जो गुहा होगी उसको बोलते हैं मुख गुहा। और जो उदर यानी पेट के अंदर की जो गुहा होगी उसको बोलेंगे हम उदर गुहा। जहां यह विभाजित होकर उल्टे वाई के आकार में 2 ब्रोंक्स में होती है। जो ट्रैकिया होता है, इस तरह से मान लीजिए ट्रैकिया बना हुआ है, ट्रैकिया। अब ये ट्रैकिया जो होता है आगे आकर के
फिर दो भागों में क्या होती है, बट जाती है। ये ट्रैकिया जो है आगे आकर के दो भागों में बट जाती है इस प्रकार से। तो ये मान ली उपास्थि का बना हुआ है, इस तरह से ट्रैकिया जो होता है बट जाता है। तो तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये किस लेटर का राइटिंग है, तो ये वाई जो है, ये वाई को उल्टा कर दिया गया है। तो देखिए कि ये है आपका श्वास नली, ये क्या है, श्वास नली है, यहाँ पर जो उसको बोलते हैं श्वास नली या ट्रैकिया बोलते हैं, और ये है श्वसनी, इसको बोलते हैं श्वसनी बोलते हैं। और ये कैसा होता है, ये विभाजित होकर उल्टे वाई के आकार में दो, इसको अंग्रेजी में नाम होता है ब्रोंक्स, इसको ब्रोंक्स बोलते हैं, ये ब्रोंक्स हो गया, इसको बोलते हैं ट्रैकिया, हिंदी बोलते हैं श्वास नली, इसको बोलते हैं ब्रोंक्स। ब्रोंक्स या श्वसनी किसे कहते हैं, तो श्वास नली या ट्रैकिया का आगे भाग ब्रोंक्स या श्वसनी कहलाता है, जो उल्टा वाई के आकार का था। दो फेफड़ा जो है हम लोग के शरीर में, दो फेफड़ा होता है, दोनों फेफड़ाओं में ये प्रवेश कर जाता है। तो दोनों फेफड़ा में जो पतला हो जाता है, जो श्वास नली जो आगे जाकर पतला जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है, उन्हीं दोनों भाग को श्वसनी कहते हैं या ब्रोंक्स कहते हैं। ब्रोंक्स श्वसनी में भी ट्रैकिया की तरह उपास्थीय बना रहता है। जिस प्रकार का ट्रैकिया में हड्डी लगा होता है, वैसा ही ठेक किसमें लगा होता है, तो ब्रोंक्स या श्वसनी में जो होता है उसी प्रकार का हड्डी लगा होता है। प्रत्येक ब्रोंक्स जो होता है श्वसनी फेफड़े में प्रवेश कर तुरंत श्वसनिकाओं में ब्रोंकियोल्स में विभाजित हो जाती है। जो देखिए सबसे पहले ट्रैकिया हुआ, ट्रैकिया दो भागों में बट गया, उल्टा दो भागों में बट गया, हो गया उल्टे वाई के आकार का हो गया, दो भागों में बट गया, दोनों का नाम हो जाएगा ब्रोंक्स, लेफ्ट ब्रोंक्स राइट ब्रोंक्स। अब ब्रोंक्स जो है वो आगे जाकर के छोटे छोटे पार्टों में टूट जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग ब्रोंकियोल्स। अगर अंग्रेजी के नाम बोले तो अंग्रेजी में नाम होता है ट्रैकिया, ट्रैकिया से बना ब्रोंक्स, ब्रोंक्स बना ब्रोंकियोल्स। हिंदी में अगर नाम बोले हम तो होता है श्वास नली, श्वास नली से श्वसनी, और श्वसनी से श्वसनिकाएं। नासिका से श्वासनिकाओं तक श्वसन तंत्र का संपूर्ण आंतरिक भाग पक्ष माभिकामय एपिथेलियम का बना होता है। जो नासिका से लेकर नाक से लेकर जो श्वसनी, जहां तक श्वसनी है, वो पूरी श्वसन तंत्र का जो आंतरिक भाग है वो बना हुआ है एपिथेलियम का, पक्ष माभिकामय एपिथेलियम कोशिकाओं का बना होता है। वायु कोष्ठ वाहनिया किसे कहते हैं। अब देखिए चूंकि सबसे पहले आया था तो नाम था उसका ट्रैकिया, ट्रैकिया आगे जाकर बना ब्रोंक्स, ब्रोंक्स जाके बना ब्रोंकियोल्स में। हिंदी में एक बार फिर से बोल दे तो हिंदी में बोलते हैं श्वास नली, श्वास नली जाके बना फिर श्वास नली जो बना है श्वसनी में बना है, श्वसनी फिर आगे जाकर बन गया श्वसनिका में, और श्वसनिका जो होता है फिर अत्यंत पतली पतली शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं वायु कोष्ठिका वाहनिया, वायु कोष्ठ वाहनिया बोलते हैं। और वायु कोष्ठ वाहनिया के बाद फिर गुच्छा गुच्छा की तरह इस तरह से होता है, गुच्छा गुच्छा बना होता है, इसको बोलते हैं वायु कोष्ठ, जिसमें हवा भर सकता है, इसमें हवा रह सकता है। तो फेफड़े के अंदर प्रत्येक श्वसनिका फिर पतली शाखाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें वायु कोष्ठिका या वाहनिया कहते हैं। ये वायु कोष्ठिका वाहनिया अनेक छोटे छोटे कोशिकाओं में खुलती है। इन कोशिकाओं को वायु कोश या एल्वेओलाई कहते हैं। मनुष्य के दोनों फेफड़ों में लगभग 3 × 10⁸ वायु कोश पाए जाते हैं। इसका मतलब आप समझिए कि 3 × 10⁸ है, 10⁷ को करते हैं करोड़, और 3 × 10⁸, 10⁸ को हम लोग कहेंगे, 7 को कहेंगे करोड़, तो 8 को 10 करोड़ कहेंगे, यानी कि 30 करोड़ वायु कोश पाए जाते हैं। हम लोग सोचिए कि जो दोनों फेफड़ा है उन दोनों फेफड़ों में क्या होता है, लगभग कितना पाया जाता है, 30 करोड़ वायु कोश पाए जाते हैं। मधुमक्खी के आप छत्ते को देखे होंगे, जो छोटे छोटे छत्ते लगते हैं कि उसमें हवा भरी है, मान ली कि उसमें मध ना भरा हो तो हवा जैसा लगता है कि हवा भरा होगा, तो उसी प्रकार से ये जो है फेफड़ा के अंदर भी होता है। वायु कोश या एल्वेओलाई की भीतरी सतह पर सल्की एपिथेलियम उत्तक पाए जाते हैं। वायु कोश जो होता है, एल्वेओलाई होता है, उसके भीतर भी हो जाता है सल्की, जिसमें फर निकले होते हैं, हल्का हल्का उठा उठा टाइप निकला होता है, वो एपिथेलियम उत्तक के पाए जाते हैं। मनुष्य के फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान के लिए 400 से 800 वर्ग फीट सतह उपलब्ध होती है। 400 से 800 वर्ग फीट का आप मतलब समझ लीजिए, 400 का मतलब हो जाता है 20 × 20, यानी कि 20 मीटर, 20 फीट चौड़ा और 20 फीट लंबा अगर कोई चीज आप क्षेत्र ले रहे हैं, तो उतना जगह लगभग आदमी के फेफड़ा के अंदर वायु कोशिकाओं के लिए होती है। फेफड़े क्या होते हैं, तो फेफड़ा 2 स्पंजी गुलाबी थैली नुमा रचना है, जो हृदय के इधर उधर प्लुहर गुहाओं में स्थित होते हैं। फेफड़ा क्या होता है कि 2 गो स्पंजी होता है। स्पंजी का मतलब स्पंज देखते हो कि जिसको आप रस चपका गार देते हो तो रस पचक जाता है, फिर रस डालते फूल जाता है। स्पंजी मतलब जो, मतलब कि आप मिठाई तो खाएंगे स्पंज,
गुलाबी होता है और थैली नुमा रचना होता है जो हृदय के इधर उधर प्लूरल गुहाओं में स्थित होते हैं। पैराइटल प्लूरा किसे कहते हैं? देखिए, प्लूरल गुहा के चारों ओर प्लूरल मेम्ब्रेन का एक पतला आवरण होता है जिसे पैराइटल प्लूरा कहते हैं। जो प्लूरल गुहा है उसके चारों ओर प्लूरल मेम्ब्रेन का एक पतला आवरण होता है जिसे पैराइटल प्लूरा कहते हैं। अब एक बार इस फिगर को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, ये नासा द्वार हो गया, यहाँ पर नाक हो गया, ये मुंह का पार्ट है, ये अंदर का जो चेम्बर है इसको नासा गुहा बोलते हैं। ये शुरू का जो भाग होता है यहीं तक होता है, इसको बोलते हैं श्वसन क्षेत्र होता है। इसके अंदर घुमावदार प्लेट की तरह होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कांची बोलते हैं। इसके अंदर घुमावदार प्लेट की तरह यहाँ पर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कांची बोलते हैं। इसके अंदर जो है हवा यहाँ से आता है, यहीं पे जो दोनों द्वार मिल जाता है तो यहाँ पर जो होता है इसको ग्रसनी बोलते हैं। ये ग्रसनी आगे आकर के दो भागों में बट जाती है। ये ग्रसनी आगे आकर के दो भागों में बट जाती है। एक का नाम हो जाता है कंठ द्वार, एक का नाम होता है निगल द्वार। जैसे आपको यहाँ पर हम पिछला में बताए थे, यहाँ से एक एपिग्लोटिस होता है, ये कंठ द्वार हो जाता है, ये कंठ द्वार, और ये होता है निगल द्वार। और यहीं पर एपिग्लोटिस होती है जो हमेशा निगल द्वार को से ढक रखता है। हवा इधर की ओर आएगा, लेकिन जैसे ही हम भोजन करते हैं तो यह पलट के इधर की ओर हो जाता है और इधर से भोजन को जो है आने देगा, यहाँ से इधर की ओर हो जाएगा, यहाँ से जो भोजन को इधर की ओर आने देगा। जैसे ही भोजन हम लोग कर लिए तो ये हमेशा इधर की ओर बंद हो जाता है ताकि हवा इधर की ओर आता रहे। तो यहाँ से आगे देखिए ये हो जाता है आपका कंठ, यहीं पे होता है स्वर यंत्र जिसको लैरिक्स बोलते हैं, जिससे हम लोग आवाज निकाल पाते हैं। और इसके आगे का जो पार्ट, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये गोल गोल देखिए आपको हड्डी जैसा दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर गोल गोल वलय जैसा, इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं, या हिंदी में बोले तो श्वास नली बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हम श्वास नली बोलते हैं। अब श्वास नली जो है आगे जाकर के दो भागों में, देखिए यहाँ पे बट गया इधर की ओर इधर की ओर, तो ये दो भागों में जो बटा है, ये दो भागों में बट गया है, तो इसको बोलते हैं हम लोग श्वसनी। ये है श्वास नली, ये हो गया श्वसनी, और इधर वाला जो भाग है इसको भी बोलेंगे हम श्वसनी। अब श्वसनी देखिए आगे जाकर के फिर पतला पतला नली में इधर उधर बट गया है। ये पतला पतला जो नली में बटा है इस नली को बोलते हैं श्वसनिका, श्वसनिका बोलते हैं। अब श्वसनिका जो होती है, अब यहाँ से देखिए ये जो है ये जो आया, ये मोटा वाला जो आया, ये मोटा वाला को बोलेंगे हम श्वसनी। श्वसनी के बाद ये जो पतला इससे हो गया तो बोलेंगे श्वसनिका। श्वसनिका के बाद देखिए और ये पतला हो गया है, इसको बोलते हैं वायु कोष्ठ वाहनिया। वायु कोष्ठ की तरफ वाहनिया ले जा रही है। अब ये जो होता है वायु कोष होता है, देखिए आप गुच्छा गुच्छा टाइप का आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये है वायु कोष है। इसी में हवा भरी रहती है। जो भी हम लोग सांस यहाँ से लेते हैं तो वो हवा इसी में आकर के रुका होता है, और यहीं पर रक्त केशिकाओं का घना जाल होता है जिसमें रक्त में विसरण के माध्यम से पहुंच जाता है। इनको बोलते हैं कुपिकाएं या वायु कोष्ठिकाएं। वायु कोष्ठ का मतलब वायु का रहने वाला जगह, और ये वायु कोष्ठिकाएं, बहुत सारा वायु कोष इसमें अंदर होता है। अब यहाँ पर देखिए कि जो ये जो फेफड़ा अंदर से चारों पट्टी से जो बंद होता है जिस चेम्बर में, इसको बोलते हैं प्लूरल, प्लूरल गुहा बोलते हैं। फुफ्फुस वर्णी या पाल्मोनरी झिल्ली किसे कहते हैं? तो प्रत्येक फेफड़ा दोहरी झिल्लियों से घिरा होता है। जो प्रत्येक फेफड़ा होता है हम लोग का, वो दो झिल्लियों से घिरा होता है, जिसे फुफ्फुसा वर्णी या पाल्मोनरी झिल्लियां कहते हैं। जो प्रत्येक जो फेफड़ा होता है वो दोहरी झिल्ली से बना होता है। उन झिल्लियों को हम बोलते हैं फुफ्फुसा वर्णी बोलते हैं हिंदी में, या पाल्मोनरी झिल्लियां बोलते हैं। फेफड़ा और प्लूरा के बीच म्यूकस जैसा चिकना तरल पदार्थ होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन का एक स्तर होता है वहां पर, जो म्यूकस क्या करे, वो स्रावित करे ताकि होने वाले घर्षण को कम से कम रखा जा सके और फेफड़ा जले नहीं, फटे नहीं। तो चिकना तरल पदार्थ पाया जाता है जो फेफड़े के फैलने और फिर वास्तविक रूप में लौटने से होने वाले घर्षण को कम करता है। डायफ्राम क्या होता है? तो पेट जो होता है, जो पेट होता है और जो छाती होता है, उन दोनों को अलग करता है एक पट्टी जो इस तरह से गुंबदाकार होता है, उसको डायफ्राम कहते हैं। वक्ष गुहा के पश्च भाग में एक गुंबद के आकार का पेशीय पदार्थ होता है जो वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करता है, डायफ्राम कहलाता है। डायफ्राम एक लचीली परंतु मजबूत रचना है। डायफ्राम जो होता है लचीली होती है, वो ऊपर नीचे होता है ताकि हम श्वसन कर सकें। उसी के ऊपर नीचे, डायफ्राम के ऊपर नीचे होने से ही श्वसन होता है। अगर डायफ्राम काम करना बंद करे तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी। यह ऊपर अथवा नीचे की ओर फैलकर वक्ष गुहा के आयतन को घटाने या बढ़ाने का कार्य करती है। डायफ्राम जब नीचे की तरफ जाएगा
तो छाती में जगह बढ़ जाएगा, छाती फूल जाएगा और हवा हड़हड़ा के अंदर चली जाएगी। अब जैसे ही डायफ्राम फिर ऊपर आएगा तो छाती के अंदर जगह कम हो जाएगा और हवा पचाक से जो है बाहर आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा, जिसके कारण फेफड़े पिचकते और फूलते हैं। प्रश्वास और अंतः श्वसन किसे कहते हैं? जब हवा नासिका से फेफड़ों तक पहुंचती है। देखिए, जब हवा जो है नासिका से फेफड़ों तक पहुंचती है, यानी कि हम श्वास ले रहे हैं, इसका जहां इसका ऑक्सीजन फेफड़े के दीवार में स्थित रक्त केशिकाओं के रक्त में चला जाता है, इस क्रिया को प्रश्वास या अंतः श्वसन कहते हैं। आपको भी समझ में आता होगा कि श्वास हम ले रहे हैं तो नाक से अंदर गया, फेफड़ा में गया, तो फेफड़ा तक सांस को ले जाने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं अंतः श्वसन या बोलते हैं प्रश्वास। और जब उसको हम निकाल देंगे तो उसको बोलते हैं बाह्य श्वसन या उच्छ्वास बोलते हैं। प्रश्वास के समय फेफड़े के समीप 3 तरह की रचनाएं जो है सम्मिलित रूप से कार्य करती हैं। जो फेफड़े की जो समीप जो है 3 तरह की रचनाएं जो होते हैं एक साथ कार्य करती है जब हम लोग सांस लेते हैं। सीने की 12 जोड़ी, आपको समझना चाहिए कि जो छाती है हम लोग का, उसमें 12 जोड़ी पसलियां होती है। एक जोड़ी में 12 जोड़ी पसलियां होती है। के बीच स्थित पेशियां जब संकुचित होती है तब पसलियां बाहर को खिसक जाती हैं, जिससे वक्ष गुहा फैल जाता है। जो छाती के अंदर जो जो यहाँ पर मतलब कि जो वक्ष गुहा है, हड्डियों के बीच में जो मांसपेशियां हैं, वो सिकुड़ती अपने आप को कंट्रैक्ट करती, खींचती है तो बाहर की तरफ खींचती है, अंदर की तरफ नहीं खींचती है। तो सिकुड़ती है तो कहाँ की तरफ खींचेंगे? बाहर की तरफ खींचेंगे अपने आप को, तो अंदर से जगह क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अंदर का जब जगह बढ़ जाएगा तो हवा हड़हड़ा के नाक से बिना आप खींचे ही अंदर हवा चला जाता है। अब ऐसा नहीं सोचिए कि कोई जबरदस्ती यंत्र लगा हो जो हवा खींच रहा होगा और फिर ठेल रहा होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ही वो सिकुड़ा, जैसे ही वो जो है पसली सिकुड़ा, तो हवा बाहर से ऑटोमेटिक हड़हड़ा के खींच चला जाएगा। अब ये भी आप समझते हैं कि ऑक्सीजन ही जाता होगा, ये गलत है। जो भी वातावरण में वहां पर आप जहां पर रह रहे हैं, वहां पर जो जो ऑक्सीजन, जो जो वायुमंडल में जो गैसें होंगी, वही गैस आप खींच पाइएगा। नाइट्रोजन 78% रहता है सामान्यतः, जितना भी वायुमंडल हम लोग जो धरती पर रह रहे हैं, अगर उसमें वायुमंडल में अगर 78% नाइट्रोजन है तो 78% नाइट्रोजन आप खींचिएगा, 21% ऑक्सीजन खींचिएगा और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड खींचिएगा। अगर धूल धक्कड़ या और कोई चीज वहां पर कोई गंदगी है, आप उसको भी ले रहे हैं तो वक्ष गुहा फैल जाता है। पसलियों में गति के साथ साथ डायफ्राम की पेशियां भी संकुचन होता है, जैसे डायफ्राम कुछ नीचे दबकर चपटा हो जाता है। जब पसली जब बाहर की तरफ खींचता है तो इसमें गति होती है और फेफड़ा उसी टाइम पे जो फेफड़ा की जो पसली है वो अपने आप को संकुचित कर रही थी। जैसे ही संकुचित करती हैं तो वो क्या होती है कि के अंदर का जगह बढ़ जाता है, बाहर के मतलब बाहर से अंदर की चला जाता है। और जो उसी टाइम पर सेम उसी टाइम पर जो डायफ्राम होता है जो पेट को अलग करता है, वो नीचे की ओर से चपटा जाता है। तो नीचे का जब चपटेगा, उधर की जो पेशियां होता है नीचे की ओर सरकेंगी, इससे फेफड़ा के अंदर और जगह बढ़ जाता है, जिससे हवा और अंदर की ओर जाती है। उधर की पेशियों के संकुचन से भी वक्ष गुहा में फैला होता है। जब डायफ्राम जब नीचे की ओर होता है तो उधर गुहा भी जो होती है नीचे की ओर फैलती है, तो उस टाइम पे फेफड़ा जो होता है फैल जाता है और उसमें हवा जाकर के हवा बाहर से अंदर आ जाती है। उच्छ्वास या बाह्य श्वसन किसे कहते हैं? ये बाह्य श्वसन का मतलब है कि जो हवा को है वो बाहर निकालने की घटना को हम कहेंगे बाह्य श्वसन। जब रक्त से फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड बची हवा के साथ नासिका से बाहर निकल जाता है तो इस क्रिया को उच्छ्वास या बाह्य श्वसन कहते हैं। आप बाह्य श्वसन का मतलब ये समझ लीजिए कि सीधा जो हम लोग सांस लिए उसको कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर गया, सांस लिए हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बन गया और बढ़ने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर अगर निकालते हैं उसी को हम बोलेंगे उच्छ्वास या बाह्य श्वसन। सांस अंदर लिए तो अंतः श्वसन, बाहर छोड़े तो बाह्य श्वसन, और दोनों की प्रक्रिया जो सम्मिलित रूप से है उसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं? श्वसन की 2 अवस्थाएं प्रश्वास और उच्छ्वास को संयुक्त रूप से श्वासोच्छ्वास कहते हैं। गैस विनिमय किसे कहते हैं? गैस विनिमय का मतलब होता है कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, यही गैस विनिमय है। तो फेफड़े में स्थित कुपिकाओं, जो वायु कोशिका था, जो कुपिका था या वायु कोष में भरी हुई वायु और कुपिकाओं के आंतरिक भित्ति के स्थित पाल्मोनरी धमनी की शिराओं के रक्त के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का लेन देन को गैसीय विनिमय कहते हैं। जो अब ये समझते हैं कि आप फेफड़ा में है, फेफड़ा में गया, फेफड़ा से जो है रक्त कहाँ जाता है? रक्त केशिकाओं में। अब रक्त केशिकाओं से जो होता है वो चला जाता है फिर हार्ट में चला जाता है, और हार्ट में जो होता है जब शुद्ध हो जाता है, यहाँ पर रक्त उसमें मिला,
जो शुद्ध रक्त होगा वो चला जाएगा सीधे हार्ट में, हृदय में चला जाएगा, हृदय से पूरे शरीर में पंप कर दिया जाएगा। फिर पंप करने के बाद जो है वो महाधमनी में जाएगा, महाधमनी से छोटी धमनी में, छोटी धमनी से धमनी में जाएगा, और धमनी से जाएगा फिर केशिका में, केशिका से फिर चला जाएगा कोशिका में, और कोशिका में वहां पर उसका विखंडन होगा, ग्लूकोज के अणुओं को विखंडन होगा, वहां पे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो कोशिका की झिल्ली से पारगम्य में होते हैं वो पार कर जाएंगे, पार करने के बाद फिर आ जाएगा केशिका में, केशिका से फिर आएगा छोटी शिरा में, छोटी शिरा से शिरा में, शिरा से महाशिरा में, महाशिरा से फिर हृदय में, और हृदय से फिर उसको पंप करके फिर भेज देगा फेफड़ा में, और फेफड़ा में जब कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आएगा वो विसरण के माध्यम से फेफड़ा में चला जाएगा, और जो शुद्ध ऑक्सीजन है वो चला जाएगा फेफड़ा के अंदर चला जाएगा, रक्त केशिकाओं में चला जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ा में आ जाएगा, और फेफड़ा से फिर उसको नासिका के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। विसरण क्रिया द्वारा कुपिकाओं में भरी वायु की ऑक्सीजन रक्त में चली जाती है, और रक्त में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं में चली जाती है। और जब फेफड़ों पर दबाव पड़ता है तब कुपिकाओं में भरी हुई कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु बाहर की ओर निकल जाती है। फेफड़े में श्वसन गैसों का आदान प्रदान की क्रिया विधि को लिखें। अब इसको हम समझते हैं कि फेफड़े में श्वसन जो है गैसों का आदान प्रदान कैसे चलता है, कैसे नहीं होता है। तो प्रश्वास के समय जब आदमी श्वास ले रहा है, हम अंदर की ओर श्वास ले रहे, उसके समय वायुमंडलीय हवा नासिका तथा श्वास नली से होते हुए फेफड़ों की वायु कोशिकाओं में पहुंच जाती है। जैसे ही हम लोग सांस लिए तो वायुमंडल में जो भी हवा मौजूद है वो नासिका, नाक तथा श्वास नली के माध्यम से होते हुए फेफड़े की वायु कोशिकाओं में पहुंच जाती है। वायु कोशिकाओं के चारों ओर रक्त केशिकाओं का घना जाल होता है। जो वायु कोशिकाएं हैं उनके चारों ओर रक्त केशिकाएं पाई जाती हैं, रक्त के ब्लड, उसको कैपिलरीज बोलते हैं, वो पाया जाता है। शरीर के विभिन्न भागों से अनॉक्सीकृत रक्त, अनॉक्सीकृत रक्त का मतलब हो गया कि वैसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल कम हो उसे क्या कहते हैं, अनॉक्सीकृत रक्त कहते हैं। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त जो होता है पहले हृदय में पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि पहले डायरेक्ट फेफड़ा में आता है, पहले हृदय में जाता है, हृदय के बाएं चेंबर में। जब हम हृदय पढ़ाएंगे तो आपको फिर इसको डिटेल्स में समझाएंगे कि कैसे वहां पर कार्य करता है। जहां से इसे फेफड़े में भेजा जाता है, पहले हृदय में जाएगा और हृदय से फिर इसको भेजा जाएगा फेफड़े में जाएगा। अनॉक्सीकृत रक्त फेफड़े की वायु कोशिकाओं के चारों ओर स्थित रक्त केशिकाओं में पहुंच जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड रक्त है, अनॉक्सीकृत रक्त का मतलब जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, फेफड़े की वायु कोशिकाओं के चारों ओर स्थित रक्त केशिकाएं हैं उनमें पहुंच जाता है। वायु कोशिकाओं में स्थित वायुमंडलीय हवा, वायु कोशिकाएं जो हम लोग सांस लिए थे अभी उसमें 21% ऑक्सीजन था, जिसमें लगभग 21% ऑक्सीजन होता है, जबकि रक्त केशिकाओं में स्थित अनॉक्सीकृत रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत बहुत कम होती है। देखिए जो हम लोग सांस लिए उसमें 21% ऑक्सीजन था, और जो रक्त आया है जो फेफड़ा में रक्त केशिकाओं में, उसमें 15 से 16% जो होता है उसमें ऑक्सीजन होता है। तो अब बताइए कि 21% हम लोग फेफड़ा में अंदर ले गए और रक्त केशिकाओं में कितना है, 15 से 16%। जब विसरण की क्रिया होगी तो ये जो ऑक्सीजन 21% है इस रक्त में चला जाएगा, और रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड है इस वायुमंडल की जो हवा जो हम लोग लिए हैं उसमें चल जाएगा, और फिर उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। आंशिक दबाव के कारण ऑक्सीजन का विसरण वायु कोशिकाओं से अनॉक्सीकृत रक्त में हो जाता है। दबाव कहाँ बढ़ेगा, उच्च प्रेशर से निम्न प्रेशर की ओर। इसमें 21% जो है प्रेशर वाला जो है, और इसमें 15 से 16% है, तो ऑक्सीजन इसमें से निकल कहाँ चला जाएगा, अनॉक्सीकृत रक्त में चला जाएगा। दबाव के कारण रक्त में चला जाता है। यहाँ रक्त में स्थित आरबीसी, रक्त में आरबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, डब्ल्यूबीसी होता है। जो आरबीसी होता है उसमें हेमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है। तो आरबीसी के हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग कर ऑक्सी हेमोग्लोबिन में परिवर्तित हो जाता है। जो हेमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से विक्रिया किया और ऑक्सी हेमोग्लोबिन में बदल जाता है, और ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो होता है रक्त परिसंचरण के माध्यम से ऐसे ही सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है। जो रुधिर परिसंचरण के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में स्थित रक्त कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। यहाँ ऑक्सी हेमोग्लोबिन पुनः टूटकर हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन देता है।
जब कोशिका के पास जाता है तो वहां वो टूट जाता है ऑक्सीजन में और फिर से हेमोग्लोबिन में वो क्या आता है, टूट जाता है। इस तरह ऑक्सीजन विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंच जाता है जहां इसका उपयोग भोजन अणुओं को ऑक्सीकृत कर ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। भोजन के अणु जो होता है ग्लूकोज, उसको तोड़कर विखंडन किया जाता है। इसको हम पार्ट 1 में हम पढ़े हैं, आप उसको देख सकते हैं। इसके पश्चात उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड वहां बनेगा, फिर विसरण द्वारा कोशिकाओं के रुधिर कोशिकाओं के रक्त में पहुंचता है और रक्त के हेमोग्लोबिन से फिर अभिक्रिया करता है और बनाता है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन और रक्त परिसंचरण के माध्यम से फेफड़े से पहले हृदय में आता है और हृदय से फिर फेफड़ा में आता है रुधिर कोशिकाओं के रक्त में पहुंच जाता है। यहां रुधिर के हेमोग्लोबिन से संयोजन कर कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाते हैं जो परिसंचरण के द्वारा इसी रूप में फेफड़े में पहुंचता है। फेफड़े की अनॉक्सीकृत रक्त का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, फेफड़े में जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त है, कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दबाव वायु कोशिकाओं की अपेक्षा काफी अधिक होता है। अभी जो हम लोग सांस में जो है 21 जो हम लोग सांस लिए थे उसमें था 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज्यादा मात्रा में है तो अधिक होता है। अतः रुधिर कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण वायु कोशिका में होता है। जो रक्त कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड था वह ट्रांसफर हो जाता है कहां पर, फेफड़ा के अंदर, फेफड़ा के वायु कोशिकाओं के अंदर चला आता है जहां से उच्छ्वास द्वारा, उच्छ्वास का मतलब होता है श्वसन को बाहर निकालना, इसके द्वारा इसे श्वास नली तथा नासिका द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। उसे श्वास नली में जाएगा, श्वास नली से फिर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो एक बार हम फिर से समझ लेते हैं कि सबसे पहले श्वास कहाँ जाएगा, नासिका में जाएगा, नासिका से जाएगा फिर कहाँ पर, ये गला जिसको बोलते हैं ट्रैकिया, ट्रैकिया में जाएगा जिसको हिंदी बोलते हैं श्वास नली बोलते हैं। ट्रैकिया से आगे जाएगा ब्रोंक्स में, ब्रोंक्स से जाएगा ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल्स के बाद जाएगा एल्वेओलाई में जाएगा। हिंदी में बात बोले तो नाक में, नाक से फिर जाएगा ग्रसनी में जाएगा, यहाँ पर ग्रसनी से फिर जाएगा ट्रैकिया माने कि जिसको श्वास नली बोलते हैं, श्वास नली से जाएगा श्वसनी में, श्वसनी से जाएगा श्वसनिका में, श्वसनिका से वायु कोष्ठ वाहनिया में और वायु कोष्ठ में जाएगा और वायु कोष्ठ से विसरण के माध्यम से फिर रक्त कोशिकाओं में चला जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रिस्टी होता है उसी क्रिस्टी में यह ऊर्जा उत्पादित होता है और वहीं पर एटीपी के रूप में, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित रहता है, जो हम लोग जो भी इस्तेमाल करते हैं उसमें फिर यह कार्य आता है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा क्या है, कोशिकाओं में कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीजन धीरे धीरे और चरणबद्ध रूप में होता है, इससे ऊर्जा का संरक्षण होता है। हम लोग कोशिका जो भी है हम लोग में एकाएक ऐसा नहीं कि एनर्जी बन गया तो विस्फोट ही हो जाता है। एकाएक अगर एनर्जी का तैयार हो जाए पूरा भयानक रूप से तो क्या हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। एनर्जी धीरे धीरे बनता है और धीरे धीरे ही खर्च होता है। ऊर्जा धीरे धीरे मुक्त होती है। मुक्त होने वाली ऊर्जा को एक विशिष्ट रासायनिक पदार्थ जिसको एटीपी में संचित कर जाता है। आवश्यकता पड़ने पर एटीपी से फास्फेट अलग हो जाता है। एटीपी जो होता है उससे एक फास्फेट अलग हो जाता है जिससे यह एडीपी में, जिसको एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट कहते हैं और इसको बोलते हैं एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। देखिए एटीपी और एडीपी में क्या फर्क है इसमें 3 गो फॉस्फेट होता है और इसमें 2 गो फॉस्फेट होता है, बन जाता है। इस क्रिया में लगभग 7300 कैलोरी ऊर्जा निकल जाती है। इस ऊर्जा का उपयोग उपापचय में अर्थात अंतरोष्मी, अंतर की जो ऊष्मीय क्रिया जो है संचालन में किया जाता है। पुनः जब किसी नए अणु के टूटने से जब ऊर्जा मुक्त होती है तो फिर से एक फास्फेट अणु उस ऊर्जा को साथ लेकर एडीपी में आ जुड़ता है जिससे एडीपी पुनः एटीपी में बदल जाता है। एडीपी एटीपी में, एटीपी फिर एडीपी में, यह चक्र जो होता है चलता रहता है। इस प्रकार एडीपी एटीपी चक्र चलता रहता है। इस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण फास्फोराइलेशन कहते हैं। तो अगर ये कभी क्वेश्चन पूछता है कि ऑक्सीकारक फास्फोराइलेशन किसे कहते हैं तो आप इसको लिख दीजिएगा कि एटीपी जो होता है उससे अगर एक फास्फेट अलग हो जाता है तो वो एडीपी बन जाता है और एडीपी से एक फास्फेट जुड़ता है फिर तो एटीपी बन जाता है और इसमें 7300 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकारक फास्फोराइलेशन कहते हैं।
और एक लास्ट है, इसमें छोटा सा नोट है। तो एटीपी का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी दो झिल्ली होती है, एक बाह्य झिल्ली और एक आंतरिक झिल्ली होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मैट्रिक्स पाए जाते हैं, जिसको अंदर में जो खाली जगह होता है उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। उस मैट्रिक्स में आंतरिक झिल्ली से छोटे छोटे अंगुली जैसे रचना लटकाई रहती है, जिसको बोलते हैं क्रिस्टी, और उन्हीं क्रिस्टियों में जो है एटीपी के रूप में एनर्जी जमा रहती है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन तथा 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आप इसको याद रखिएगा। सांस छोड़ी गई हवा में ऑक्सीजन जो होता है 16.4% होता है। तो आप इसको याद कर लीजिए, 15.6 से लेकर के 16.4% तक इसके बीच में ये होता है। यह डिपेंड करता है कि जगह, जिस जगह पर आप रह रहे हैं, कितना बढ़िया ऑक्सीजन आपको मिल रहा है और कितना बढ़िया कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि है, ये आपको डिपेंड करता है उस स्थान पर, लेकिन जनरली इसी के बीच में आपको मिलता है। एटीपी को हम बोलते हैं एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। सांस द्वारा छोड़ी गई हवा चूने जल को दुधिया करती है, जिससे यह पता चलता है कि छोड़ी गई हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। एक ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि आप कैसे पता करेंगे कि मुंह से छोड़ी गई जो हवा होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जब भी चूना जल होता है, जिसको हम लोग भाखड़ा चूना बोलते हैं, जिससे पुताई का कार्य करते हैं हम लोग, उस चूने जल को आपको ले लीजिएगा, पाइप के माध्यम से फूंक दीजिएगा तो रंग चेंज कर लेगा, दुधिया कलर का हो जाएगा। तो ये जांच है, कार्बन डाइऑक्साइड की जांच कैसे करते हैं? तो चूने जल को जो दुधिया कर दे उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए विसरण पर्याप्त नहीं है। क्यों? मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीवों का शरीर विशाल और जटिल होता है। उनके शरीर के सभी कोशिकाएं वातावरण के सीधे संपर्क में जाती हैं। हम लोग इतने बड़े शरीर वाले हैं, हर जो है हम लोग का शरीर का सभी अंग वातावरण के सीधे संपर्क नहीं है, केवल चमड़ा ही हम लोग का शरीर के संपर्क में है। फेफड़ा कहाँ संपर्क में है, या अंदर का जितना भी इनर ऑर्गन है वो कहाँ संपर्क में रहता है? विसरण वातावरण के संपर्क में रहने वाली कुछ कोशिकाओं में ही हो सकता है। यही कारण है कि विसरण द्वारा मनुष्य में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति संभव नहीं है। इसीलिए मनुष्य जो होता है उसमें स्पेशल अंग बनाए होते हैं श्वास लेने के लिए, श्वास छोड़ने के लिए। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है और हम आगे फिर अगले चैप्टर को देखेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। धन्यवाद।